बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसन कि रौरमन जानिला कि हम रौरमन ले हर हफ्ता नावा और बेस जानकारी लेके आविला। उसने में से आज भी हम खास जानकारी लेके आए ही। मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हमारे देखते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जाता है प्रोत्साहित। उचित साफ सफाई द्वारा पशुओं को बचा सकते हैं थनैला रोग से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। रासायनिक खादों एवं दवाओं के अधिक प्रयोग से हमारे खेतों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसे जैविक खादों के प्रयोग से सुधारा जा सकता है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। राज्य कृषि विभाग जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल के तरीके, उसके फायदे और खाद निर्माण के प्रशिक्षण के साथ जैविक खाद निर्माण को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले किसानों को अनुदान भी मुहैया कराती है। जाड़े के मौसम में दलहनी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग या फफूंद रोग लगते हैं। यदि आपके दलहनी फसलों में सफ़ेद चूर्ण जैसा दिखे तो यह इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग के लग जाने की स्थिति में फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन प्रभावित होती है। सल्फेक्स या रिडोमिल एमजेड नामक दवा के छिड़काव से पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम हो सकती है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेद में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
कृषि समाचार में रौरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवत ही और रौरेमन के जानकारी देवत ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को ओर। आज कर जो जानकारी बहुत सुंदर है, ये जानकारी से रौरेमन के फायदा होगी। ये जानकारी हम रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के टिकराटोली ग्राम से लेकर आई और यहाँ का जो सफल किसान हैं उनका नाम है लीला देवी। तो भाई लीला देवी का देश दुनिया कैसे जाना था, ये कैसे का काम करा था, तो कहे कर मतलब है कि टपक प्रणाली द्वारा
वह मल्चिंग विधि और साथ में जैविक खेती भी करत हैं। तो चलो इनका से सीधे जानकारी लेवा थी कि सब के कैसे करत हैं, आगे कैसे बढ़त हैं, एखन का साग सब्जी के लगा हैं। तो चलो मेरे सीधे चला थी नगड़ी प्रखंड और उनकर से जानकारी लेवा थी। हमारे देश में कृषि यहाँ के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा अपनाए जाने वाला रोजगार है और इस रोजगार को ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए सरकार नई तकनीकों से दिन प्रतिदिन इसे जोड़ने का कार्य कर रही है और निश्चित तौर पर किसान भाइयों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। किसान भाई अब कृषि की नई तकनीक से जुड़कर खेती कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में लगे हैं। नगड़ी प्रखंड के टिकड़ा टोली की रहने वाली लीला देवी का नाम भी आज उन किसानों में शामिल हो गया है जो कृषि को बेहतर बनाने के लिए सिंचाई की नई तकनीकों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं। अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो पूरे देश में झारखंड की सब्जी का कुछ अलग ही मांग है। यहाँ सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के टिकरा टोली गांव में और हमारे साथ लीला देवी नाम की एक ऐसी किसान हैं जो जैविक खेती के माध्यम से अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। कब से जैविक खेती कर रही हैं, किस किस चीज़ की खेती कर रही हैं, कहाँ से प्रशिक्षण ली हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम लीला देवी जी से जानते हैं। लीला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सब दीदियों को जोहार। अगर हम सब्जी खेती की बात करें तो आप कब से खेती कर रही हैं? खेती कर रहे हैं, साल भर से खेती कर रहे हैं और अभी खेती 3 फसल यहाँ लगाए हैं ड्रिप, 3 फसल उपजाए, शुरू मिर्चा, उसका बाद में खीरा, उसका बाद अभी मटर लगल है। खेती तो बहुत अच्छा लगा और खेती उपजाने में भी अच्छा लगा। पहले बहुत गरीब थे, पहले इस सब खेती नहीं जानते थे पहले, मगर आप धीरे धीरे आस्ते आस्ते सबको तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तक करते रहेंगे और फिर बाद में करेंगे भी। और यहाँ डाले हैं खाली कुछ खाद डाले हैं और जैविक खाद यहाँ यूरिया सल्फेट कुछ नहीं डाले हैं। दीदी, आप बताएं कि आप जो पिछले 1 वर्ष से जो जैविक खेती करने का कार्य कर रही हैं, इससे पहले आप क्या करती थी? पहले लेबर भी खटते हैं। पहले ये हम लोग का मालिक भी जाते थे रांची, सीमेंट बोरा बोते थे पहले। अब अभी ला गए कि खेती में ला गए। अब धीरे धीरे खेती कर रहे थे, छवा पुता को पढ़ा रहे थे भी खेती करके। दीदी, एक समय था कि आप लेबर कुली का काम करते थे, आपके पति और आप दोनों जाते थे सीमेंट का बोरा भरती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष आप जैविक खेती कर रही हैं। तो जैविक खेती के बारे में बतलाया कौन कि किस तरीके से किया था जैविक खेती कहते किसको हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है? दीदी सब बतलाए, महिला मंडल में जुड़े, वहाँ बतलाए कि ऐसा ड्रिप लीजिए, गोबर का होता है, गाय का मूत्र सबसे बनाते हैं, सब जड़ी बूटी दे के गाय का जो लगता है वो देते हैं, जीवामृत सब का खेती सब दे के और बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जैविक खेती में किसी तरह के रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, जो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इन सारी चीज़ों का उपयोग अपने हम खेतों में करते हैं। हाँ, वही सब करते हैं। तो जब हम अपने खेतों में जब गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उसका उपयोग अपने खेतों में करते हैं तो मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी बहुत फुलुक रहता है, फुलुक रह के वहाँ टाइट नहीं होता है, माटी टाइट एकदम फुलुक रहता है, खेती अच्छा तरह से निकलता है। लीला देवी अपनी खेती में जैविक विधि का इस्तेमाल करती हैं और बेहतर लाभ कमा रही हैं। खुद से ये जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल करती है। इस खाद के इस्तेमाल से एक तरफ जहां फसल पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होता है, वहीं मिट्टी की गुणवत्ता भी लगातार बरकरार रहती है। जब हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो जमीन कैसा बंजर हो जाता है क्या? हाँ, पूरा एकदम फुलुक रहता है। वहाँ डलाता है, मतलब डलाता है वो सबका कीड़ा होने वाला खाद डलाता है, वहाँ डाल देते हैं तो पूरा ज़मीन में रहता है। वो भी जैसे जोकटी उकटी होता है ना, वो उपयोग होता है और माटी का पूरा फुलुक रखता है। मतलब जैविक खेती मतलब कि हमारे खेतों के लिए भी एक वरदान की तरह है। मिट्टी बंजर नहीं होती है, मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। अच्छा रहता है, माटी अच्छा रहता है। दीदी, आप बताएं कि जैविक खेती जब हम करते हैं तो गाय का गोबर है, गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो आप निश्चित तौर पे आपके घर में जानवर भी कुछ रखे हुए होंगे? जानवर तो है। अभी कौन कौन से जानवर आपके घर में है? अभी तो बकरी सब था, मगर अभी बकरी खत्म हो गया। 3-4 गो खाली गाय है। हाँ, 5-6 गो था पहले, मगर इन साल खेती करते हैं, थोड़ा नहीं पाते हैं सेवा उवा करने के लिए, इसलिए 3 ठो है अभी। तो हाँ, तो इन साल ठीक ही है, नहीं तो था पहले। 3 गाय भी रखे हुए घर में, तो उसका खान पान का ध्यान किस प्रकार से रखती हैं? गाय दूध देती है तो उसका मतलब क्या करती हैं, बेचती हैं या किस तरीके से उसका उपयोग करती हैं? सब कर लेते हैं, मतलब सांझ में खटना पड़ता है। नहीं, गाय कौन सी, जर्सी गाय है, देहाती गाय है? नहीं, देहाती है, जर्सी लेके। जर्सी। हाँ,
बड़ा वाला जास्ती बड़ा नहीं है, मंझल तुरिया लेके है वो सब गाय। खान पान का व्यवस्था किसी क्या देती है खाने में उसको? दारा देते हैं, उसका सुधा देते हैं और पोरा उड़ा देते हैं, पोरा उड़ा काट के। कितना दूध देती है गाय? 5 किलो 6 किलो अभी एक टाइम में आता है। हाँ, हम लोग उतना सेवा करने नहीं सकते हैं, खेती बाड़ी वाला आदमी है इसलिए। तो वही गाय अभी 10 लीटर तक दूध देता है। जैविक खेती के साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि को अपनाकर खेती को उन्नत बनाने का कार्य कर रही है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसान कम पानी में बेहतर तरीके से फसलों का उत्पादन करता है। फसलों को पानी भी अच्छी तरह से पहुंचती है और फसल का उत्पादन भी बेहतर होता है। दीदी, अगर हम खेती की बात करते हैं तो खेती के लिए सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। बिना सिंचाई का अच्छी खेती हम नहीं कर सकते हैं, अच्छी पैदावार नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो आपकी सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई का भी यहाँ 2 बार पानी देते हैं, है ना। ड्रिप लगाए हैं, ड्रिप लगा के और यहाँ पानी मतलब एक बार सुबह देते हैं। अभी धूप आ गया, धूप नहीं रहता तो 2 दिन में 3 दिन में पटाते थे, मगर अब धूप आ गया, इसको सुबह शाम हल्का हल्का पानी देते हैं। दीदी, आप बता रहे हैं कि आप ड्रिप लगाई हैं। अगर कोई किसान अगर अपने खेतों में ड्रिप लगाता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है मतलब सब चीज़ का यहाँ जैसे खटनाई कम है, खटनाई भी कम है और पैदावारी जास्ती है। समय का बचत है, पानी का बचत है। उसके अलावे तोड़ाई उड़ाई सभी में मतलब उसरता है। मतलब जो खुला लगाते थे तो तोड़नाई में समय लगता है, वो समय यहाँ बचत हो जाता है, उसरता है। अच्छा, मैं ड्रिप से काफ़ी किसानों को फ़ायदा होता है। हाँ। समय का बचत होता है, पूंजी का बचत होता है और मतलब कि पानी का भी इसमें बर्बादी कम होता है। तो ड्रिप आपको मिला कहाँ से? कौन आपने खुद से ड्रिप खरीदी है, सरकार के द्वारा आपको ड्रिप दिया गया है? तो सरकार दिया है। सरकार हाँ, सरकार में मतलब फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भर के और ड्रिप दिया है। कोई भी किसान भाई सरकार की इन योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ ले सकता है और अपने निकट के विज्ञान केंद्र से मदद ले सकता है। सफल किसान के रूप में शामिल हुई लीला देवी ने भी कुछ ऐसा ही किया और एक सफल किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह हर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आज उभरी है। शुरू में जब ये शादी कर आई थी 30 साल पहले, है ना, तो उस समय तो बहुत ही दयनीय थी और करीब 2008-9 तक इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो उसके बाद यहाँ पे JSLPS तो उस समय काम नहीं कर रहा था, वो संजीवनी प्रोजेक्ट एक काम कर रहा था जिसके तहत यहाँ महिला समिति चल रही थी। उसमें ये दीदी जुड़ी। फिर उसके बाद 2016 में ये JSLPS से जुड़ी और JSLPS से आने के बाद इनको तरह तरह का समूह से लोन वगैरह लेकर ये अपने आर्थिक स्थिति को सुधारी, नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाई। जो खेती भारत जो अभी टपक सिंचाई के बारे में, टपक सिंचाई से वो खेती कर रही हैं। टपक सिंचाई के साथ हम लोग मतलब जायका प्रोजेक्ट के तहत हम लोग टपक सिंचाई देते हैं किसान को, महिला किसान को। तो उसमें इन लोगों को हम लोग टपक सिंचाई यंत्र देते हैं, एक वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट देते हैं, पॉली नर्सरी हाउस देते हैं, जिसमें कि पॉली नर्सरी हाउस में ये लोग नर्सरी करती है और पौधे को फिर लगाती हैं। और वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट में ये लोग वर्मिंग कंपोस्ट जो कि जैविक खाद के रूप में उसको बनाती हैं और फिर उसका उपयोग यहाँ पे करती हैं। तो किसान भाई बहन मन, चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है फसलों में पोषक तत्व कर महत्व के बारे में और उकर प्रबंधन कर बारे में। ये तो जरूरी है भाई कि फसल में अगर पोषक तत्व नहीं हुई तो फसल का नुकसान हुई तो कैसे किसान मान के घाटा हुई। तो ये ले सीधे चलू हमारे चलती हार प्लांडू और हमारे का जो विशेषज्ञ हैं उनका नाम है सुशांत कुमार नायक। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कुमार नायक जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फसलों में पोषक तत्व का प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक होगा। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फसलों में पोषक तत्व का प्रबंधन का तात्पर्य क्या है? हाँ, जैसे कि इसमें आप जान रहे हैं कि पोषक तत्व जो पौधे में चाहिए, क्योंकि उसका बढ़वार के लिए जैसे हम मिट्टी में कोई खाद डालते हैं तो पौधा क्या करता है, वो पोषक तत्व मिट्टी से लेता है। तो अगर हम बात करते हैं कि पोषक तत्व में क्या क्या होते हैं, अगर हम देखा जाए तो 16 पोषक तत्व पौधे को चाहिए, जो कि कोई ज़्यादा चाहिए कोई कम चाहिए। जैसे है नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसको हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। और ये जो मुख्य पोषक तत्व किसान भाई, ये आप जैसे आप यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं या पोटास डालते हैं, ये जो तीनों जो खाद जो रासायनिक खाद डालते हैं उससे मिलता है। साथ ही साथ अगर आप भी जो जैविक खाद डालते हैं उसी में भी ये हमारा पोषक तत्व पाए जाते हैं।
ये मुख्य पोषक तत्व छोड़ के और भी बहुत सारे जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये जो है ये थोड़ा सा कम चाहिए, मुख्य पोषक तत्व में ही आते हैं लेकिन थोड़ा कम मात्रा में चाहिए। ये ज़्यादातर हमारा जो चूना पदार्थ जो हम मिट्टी में डालते हैं उससे मिलता है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं कि ये जो झारखंड का जो मिट्टी है, ये 80% जो मिट्टी हमारा है ये अम्लीय मिट्टी है। तो अम्लीय मिट्टी में चूना पदार्थ डालना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी का जो पीएच है, जो उसका होते हैं, जो अम्लीय का जो नमी, अम्लीय का जो मान है, उसको मापने के लिए पीएच का वो एक मीटर होता है, उससे हम पता चलते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाता है कि 5.5 से नीचे ही है, यहाँ का जो पीएच है, मिट्टी का जो पीएच है 4.5 से लेके 5.5 के बीच है, तो इसमें हम चूना पदार्थ डालना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप फसल लेते हैं किसान भाई, आपको जो चूना पदार्थ है आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका जो मात्रा चूना का है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर, मतलब 250 डिसमिल में 300 से 400 केजी प्रति हेक्टर आपको डालना है। और अगर डिसमिल के हिसाब से अगर होगा तो 1.5 से 2 केजी प्रति डिसमिल चूना डालना है। ये जब ये चूना पदार्थ डालते हैं तो ये हमारा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उससे उपलब्ध होता है। उसको छोड़ के और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो अगर सब्जी खेती करते हैं किसान भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्व अगर नहीं डालते हैं तो हमारा पैदावार जो स्वाद है, जो सब्जी में जो स्वाद आता है, जो चमक आता है, वो उसमें आपको मिलेगा नहीं। जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उसमें है बोरन है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। ये सब मिला जुला के हमारे 16 से 17 पोषक तत्व पौधे को कम ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़रूरी बात बताई कि जैसे किसी भी पौधे के बेहतर बढ़वार के लिए, उसके फसल अच्छे होने के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। लेकिन हम कैसे ये हमारे किसान भाई कैसे ये निर्णय लेंगे कि किन फसलों में कौन सा पोषक तत्व की ज़रूरी है और कितनी मात्रा देना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो विस्तार से आप बताएं। हाँ, मैं पहले मिट्टी की थोड़ा सा यहाँ का जानकारी दे देता हूँ। इस हमारा जो झारखंड का मिट्टी, मैं पहले बताया कि अम्लीय मिट्टी है, और अम्लीय मिट्टी में ये हमारे जो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम रहता है, फास्फोरस की मात्रा भी कम रहता है, पोटास मीडियम रेंज में, नॉर्मल रेंज में होता है। तो ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम होता है, तो उसको मिट्टी में हम जब उसका पीएच बढ़ा देते हैं, जैसे चूना पदार्थ अगर डालते हैं, अगर हम उसका पीएच को उसको थोड़ा नॉर्मलिटी, जैसे 7 जो होता है 7 के पास तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो बफर होता है, मिट्टी का जो बफर शक्ति होता है वो तुरंत नहीं बढ़ता है उसका पीएच, तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। उसको जब चूना पदार्थ डालते हैं, ये जो उसको जो पीएच है वो घटने नहीं देता है, और वो बराबर उसी जो रेंज में रहता है। और साथ ही साथ उसमें जो पोषक तत्व है उसका जो मात्रा है उपलब्ध होता है, जो पौधे को जड़ से जो उपलब्ध कराते हैं, जो चूना पदार्थ डालने से ये घुलनशील हो जाता है, जो हमारा फिक्स फॉर्म में होता है, मतलब अघुलनशील मात्रा में ज़मीन में होता है ये अम्लीय मिट्टी के चलते। तो ये चूना पदार्थ डालने से घुलनशील होकर पौधे में आता है। तो अगर लगभग देखा जाए कि हमारा जो मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम की इस मिट्टी में कमी है, मैग्नीशियम कमी है, बोरन की कमी है, जिंक की कमी है, ये देखते हुए हमें पहले क्या करना है कि हमारा मिट्टी में चूना पदार्थ डालना है। सेकंड जो है आपका जो जैविक जो पदार्थ है, जो कालापन है मिट्टी में, इसका मात्रा भी यहाँ का मिट्टी में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो अगर कालापन का जो मिट्टी, जो जैविक पदार्थ है, जैविक कार्बन बोलते हैं, उसका मात्रा हमको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? हम उसमें जैविक पदार्थ डालेंगे, जैसे गोबर खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, वो डालना बहुत ज़रूरी है। पहले हम ज़मीन की कैसे तैयारी करेंगे, ज़मीन की जैसे किसान भाई आप तैयारी करेंगे तो उस टाइम में आपको ये जैविक पदार्थ डालना है। जैविक पदार्थ डाल के जैसे हम सब्जी खेती करते हैं, बेड बनाना होगा, बेड बनाने के टाइम में आपको चूना पदार्थ डालना होगा। फिर उसमें आपका दोनों आपको डालना है, रासायनिक प्लस जैविक। एक ही खाली रासायनिक डालेंगे तो ये हमारा जो पौधे में जो बढ़वार है, जो जैविक कार्बन की मात्रा जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप दोनों मिला के आपको डालना है। अगर इसमें पहचान एक होता है कि जैसे नाइट्रोजन की कमी है, अगर हम पौधे में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की कमी आप कैसे पहचानेंगे? जैसे पूरे अगर पत्ता जो पीला हो जा रहा है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पत्ता क्या होता है, ये पूरे पौधा आपका पीला हो जाता है, तो ये हमें ये नाइट्रोजन की कमी होता है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए हमको यूरिया डालना पड़ता है। और जैसे कि फास्फोरस की कमी को पहचान के लिए आपका
देखेंगे कि पिंक कलर गुलाबी रंग हो जाता है, नीचे वाला जो पत्ता होता है वो गुलाबी रंग हो जाता है। ये ज़्यादातर किसान भाई आपने देखा होगा कि फूल गोभी या पत्ता गोभी जब लगाते होंगे, पत्ता में आप देखेंगे नीचे वाला पत्ता बहुत जगह गुलाबी रंग धीरे धीरे वो हो जाता है, तो ये फास्फोरस की कमी होता है। जैसे अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं जो स्वाद बढ़ाता है, जो चमक आता है, जैसे बोरॉन की अगर बात करते हैं, बोरॉन की कमी से क्या होता है किसान भाई, देखिए अपने टमाटर का जो फल जो फटता है बहुत जगह आप देखें फट जाता है, या जैसे भिंडी वगैरह टेढ़ा हो जाता है, या कोई भी कलर डिस्कलर हो जाता है, जैसे कलर आना चाहिए उसमें वही चमक नहीं आ रहा है, तो यही सभी जो बोरॉन की कमी है। तो बोरॉन की कमी दूर करने के लिए किसान भाइयों एक खाद आता है जो हम सॉल्यूबोर बाज़ार में मिलता है या बोरॉन 20 मिलता है। जैसे आप रोपाई करते हैं, जैसे टमाटर या बैगन हो गया, या जैसे पत्ता गोभी फूल गोभी जैसे करते हैं, जैसे रोपाई के 10 दिन के बाद से आपको 3 बार ये जो बोरॉन 20 है या सॉल्यूबोर है उसको घोल के आपको छिड़कना होगा। तो बताओ किसान भाई बहन मन, ये दुयो जानकारी रोने कैसे लागलक भाई, बेस जानकारी है नहीं कहे कर मतलब है कि अगर इस जानकारी को रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची वकील। हाँ, पिन कोड संख्या जरूर लिखब, पिन कोड संख्या है 834001। एक और जानकारी देवे के है कि ये जो रौरेमन के पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, अगर छूट गलक तो परेशानी कर बात न है। रौरेमन अपन यूट्यूब में और ट्विटर में फेसबुक में जाके देख सकीला और जानकारी के फिर से पा सकीला। तो आज रौरेमन इजाजत दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।